आज के इस वीडियो में चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता जो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसमें 25 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए, जो विद्युत विभव जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि। ठीक है, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन में Q। प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक आपको पूछा है, तो इसका एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो आपका हो जाता है वोल्ट। क्या हो जाता है? वोल्ट। ठीक है, यदि फॉर्मूला से हम एक और मात्रक निकालना चाहे तो देखिए, V इक्वल टू डब्ल्यू अपन में क्यू है, तो डब्ल्यू का मात्रक हो जाता है, मीन्स कार का मात्रक हो जाता है जूल, अपॉन में क्यू का मात्रक हो जाता है आवेश का जो मात्रक है वो कूलम है। ठीक है, तो क्यू का जो मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं विद्युत विभव का मात्रक एसआई मात्रक तो वोल्ट हो गया, और भी कोई मात्रक हुआ तो जूल प्रति कूलम भी बोला जा सकता है। ठीक है, एक वोल्ट को ही हम लोग बोल सकते हैं 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। फैराडे किसका मात्रक होता है? तो ये जो फैराडे होता है आपका संधारित्र की धारिता का मात्रक हो जाता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक हो जाता है। ठीक है, कूलम किसका मात्रक होता है? तो कूलम आपका आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, और ओम किसका मात्रक होता है? तो ये आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या विद्युत विभव का सबसे मूलभूत सूत्र क्या है? तो विद्युत विभव का सबसे जो सिंपल जो फॉर्मूला है, बेसिक फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन में Q। प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। W क्या है? तो W आपका आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है, और Q क्या है? यही आपका आवेश होता है। ठीक है, आवेश हो जाएगा। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत विभव कौन सी मात्रक है पता है क्या? ये कौन सी मात्रक है? विद्युत विभव का मात्रक क्या है? अभी वो बताए बात किए हैं, इस पे वोल्ट है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और यह कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत विभव की बीमा क्या है? तो विद्युत विभव की बीमा हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। देखिए, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q। तो यहाँ से W का बीमा जो आ जाएगा वो जाएगा ML² T इनवर्स 2, और आवेश का बीमा जो होती है वो होती है AT। इसको सॉल्व कीजिए, ML² T ऊपर चला जाएगा तो T इनवर्स 3 हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। यही आपका जो बीमा हो जाएगी, किसका बीमा हो जाएगी? विद्युत विभव का। तो क्या है? ML² T इनवर्स 3 A इनवर्स। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए तो ML² T इनवर्स 3 A इनवर्स, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच सही संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? जो इलेक्ट्रिक फील्ड और
पोटेंशियल के बीच जो संबंध होता है उसको हम लोग विभव प्रवणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसको विभव प्रवणता भी कहा जाता है। विभव प्रवणता। इसका जो संबंध का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाता है। E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन में डी एक्स। इसी को हम लोग डी एक्स न लिख के इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस डी वी इक्वल टू डी आर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? What is the potential at equatorial position of a dipole? देखिए, किसी डाइपोल के अक्षीय स्थिति पे जो विद्युत विभव का जो मान होता है अक्षीय पे, देखिए अक्षीय पे क्या होता है मान, तो अक्षीय पे हो जाता है आपका के पी वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है। किस पे? अक्षीय पे। और विद्युत विभव का मान निरक्षीय पे क्या हो जाता है? तो निरक्षीय पे आपका जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो हो जाता है। इसमें किस में पूछा है? आपका निरक्षीय पे पूछा है, तो निरक्षीय पे क्या होता है? जीरो हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, समविभवी पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए समविभवी पृष्ठ किसको कहते हैं। तो वैसा पृष्ठ, वैसा सतह, वैसा सरफेस जिसका हर एक बिंदु पे विद्युत विभव का जो मान होता है वो समान होता है। ठीक है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन में आर। मतलब हर एक बिंदु पे विद्युत विभव का मान समान होता है, वैसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो इस पे जो किया गया कार्य जो होता है ना वो शून्य होता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है? तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R हो जाता है। Q अपॉन में R, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत विभव कैसी भौतिक राशि है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जो विद्युत विभव होता है वो आपका कौन सी राशि हो जाता है? अदिश राशि हो जाता है, जिसका फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू अभी देखे हैं। ठीक है, इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, एक और मात्रक निकालिएगा तो जूल प्रति कूलम होता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं जूल कूलम इन्वर्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और किसी बिंदु आवेश का जो विद्युत विभव का मान होता है वो क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर हो जाता है। इसी को थोड़ा और अच्छा से लिखा जा सकता है, तो के का वैल्यू होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो V इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से K का जो वैल्यू कितना होता है? K का जो वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9 फैराडे इनवर्स मीटर। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कहीं ये भी पूछ दिया जाता है कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो इसी को तो हम लोग के कहते हैं, इसी को तो के कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9 क्या हो जाएगा? फैराडे इनवर्स मीटर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक एप्सिलॉन नॉट आया है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान पता है कितना होता है? बताइए तो कितना होता है? तो एप्सिलॉन का मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स। ये आपका एप्सिलॉन नोट का मान हो जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होती है, वो होती है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो इसका ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलम हो जाता है। ठीक है, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है बताइए तो? सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक जो आपका हो जाता है स्टैट कूलम हो जाता है। स्टैट कूलम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का विद्युत विभव मानक रूप में क्या माना जाता है? अर्थ पोटेंशियल इज कंसीडर एज, जो जो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग शून्य कंसीडर करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो आपका अर्थ होता है वो उसको हम लोग चालक मानते हैं। क्या मानते हैं? कंडक्टर मान के चलते हैं। ठीक है, चालक होता है, कंडक्टर हम लोग मानते हैं। ठीक है, इस अर्थ को मीन्स पृथ्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवेशित चालक के ठीक भीतर विद्युत विभव का मान होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर? मतलब कोई चार्ज कंडक्टर के अंदर जो विद्युत विभव का मान होता है, ठीक है, विद्युत विभव का जो मान होता है किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर, वो आपका क्या हो जाता है? तो वो आपका हो जाएगा नियत, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो विद्युत विभव कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन यही पूछे कि किसी आवेशित चालक के ठीक भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का मान होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन विद्युत विभव का मान कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव समानुपाती होता है। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है V इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर। इसी को सही से लिखिएगा तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, V इक्वल टू के जगह पे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट भी लिख सकते हैं, और P वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर। ये दोनों क्या है? अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला है। ऐसे लिखे तब चाहे ऐसे लिखे तब। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू कांस्टेंट होगा और ये P भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो V किसके समानुपाती होगा? वो 1 अपॉन में आर स्क्वायर का समानुपाती होगा। ठीक है, तो यही जो V के बीच और R के बीच संबंध है वो क्या है? V समानुपाती 1/आर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यही पूछ दे निरक्षीय स्थिति पे, क्या निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो निरक्षीय स्थिति पे जो विद्युत विभव का मान होता है वो आपका 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, अक्षीय पे क्या होता है? तो V इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, हम लोग 1 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए V इक्वल टू फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q होता है। ठीक है, अब इसका तो मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है? तो इसका तो मात्रक होता है वोल्ट, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, लेकिन इसके फॉर्मूला से एक और मात्रक निकाला जा सकता है। W का मात्रक होता है जूल, W का मात्रक क्या बोलेंगे हम लोग? जूल बोलेंगे। अपॉन में Q को हम लोग क्या बोलेंगे? Q मीन्स आवेश, आवेश का मात्रक कूलम बोल सकते हैं। तो हम लोग इसी को 1 वोल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 वोल्ट को 1 जूल प्रति कूलम भी कहा जा सकता है। तो 1 जूल
प्रति कूलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा तेरा का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है, अर्थ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंसीडर एज। अभी देखे हैं पृथ्वी का विद्युत विभव कितना माना जाता है, तो ये आपका शून्य माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव हो जाता है। व्हेन अ चार्ज्ड कंडक्टर इज अर्थड इट्स पोटेंशियल बिकम्स, मतलब जब किसी चालक को ना आप पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उसका जो विभव हो जाएगा वो आपका शून्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो विद्युत विभव माना जाता है वो क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। ठीक है, और ये पृथ्वी किसकी तरह व्यवहार करता है, तो आपका यह चालक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, पृथ्वी एक चालक के रूप में व्यवहार कर सकता है, कंडक्टर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानक संदर्भ के रूप में किसका विभव शून्य माना जाता है, विच इज टेकन एज अ जीरो पोटेंशियल रिफरेंस। तो किसका विभव शून्य माना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का जो विद्युत विभव हम लोग मानते हैं वो शून्य मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि जो पृथ्वी की धारिता होती है वो कितनी होती है। तो बताइए पृथ्वी कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार। ठीक है, पृथ्वी कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, अब पृथ्वी गोलाकार होता है तो गोलीय संधारित्र का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो बन जाएगा। तो गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे R क्या है, तो ये आपका त्रिज्या है, किसी गोलीय संधारित्र की त्रिज्या है। तो ये तो आपका है पृथ्वी। अब आपका पृथ्वी का धारिता निकालना है तो आपको पृथ्वी का त्रिज्या पता होना चाहिए। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, बताइए, ध्यान में है तो आपका जो पृथ्वी का त्रिज्या हो जाता है वो क्या हो जाता है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, चलिए 6400 किलोमीटर है ना, इसको हम लोग मीटर में क्या लिख सकते हैं, तो इसको मीटर में लिखते हैं 6.4 गुने 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो चलिए C इक्वल टू यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो C इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को लिखते हैं 9 गुने 10⁻9। ठीक है, तो हमको तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट चाहिए, तो इसको ऊपर भेजेंगे, चाहे इसको हमको 4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हमको लाना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, तो हमको 1/9 गुने 10⁻9 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन का जो वैल्यू आएगा 1/9 गुने 10⁻9 इंटू आर मीन्स पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, 6.4 गुने 10⁻6। देखिए हम 4 पाई एप्सिलॉन नोट का यहाँ पे वैल्यू डाल दिए हैं और पृथ्वी की त्रिज्या का वैल्यू डाल दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन में 9 गुने 10⁻9। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 9 से इसको काटिए 6.4, तो यह आ जाएगा आपका 0.711। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.711 गुने, और 10 के पावर क्या है 9 है नीचे, ऊपर क्या है 6 है, तो ये ऊपर जाएगा कि पहले 10 के पावर 6 है, ये 9 वाला ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। -9 में से 6 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए, चाहे ऐसे कीजिए, इसको उड़ाइए और नीचे कितना बैठा दीजिए 1 2 3 0। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए तो 711 अपॉन में 10 के पावर 3 लिखिए इसको, इंटू 10 के पावर 6
इंटू 10⁻⁻⁹। इसको सही से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सी का जो वैल्यू आ जाएगा 711 गुने 10⁻6 गुने 10⁻⁻9। इस 10⁻3 को ऊपर भेजिए तो 10⁻−3 आ जाएगा। तो सी का जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए 10⁻−9 10⁻−3 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 घट गया तो 711 गुने 10⁻−6 बच गया, ठीक है। -6 फैराड, क्या समझे, 10⁻−9 और -3 को जोड़े तो -12 हुआ, उसमें से क्या होगा 6 आपका घटेगा तो -6 बच जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं C = 711 और 10⁻⁻6 को माइक्रो लिख सकते हैं, फैराड लिख सकते हैं। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या आती है वो कितना आती है 711 माइक्रो फैराड। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा डैश है, अर्थ इज अ वेरी लार्ज डैश वाट। तो ये जो होता है, पृथ्वी जो होता है एक कंडक्टर होता है, वेरी लार्ज कंडक्टर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, दो आवेशों के बीच की दूरी कम करने पर उनकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, when distance between two charge decreases electrostatic potential energy। देखिए आवेश आपके बारे में नहीं बताया कि कौन सा आवेश है, कैसा आवेश है। सीधा देखिए जो स्थिर स्थिर वैद्युत स्थिति का जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है U = ये आपका हो जाता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। आपको यहाँ पे नहीं बताया है कि चार्ज कैसा है, नहीं बताया तो हम लोग समान ही मान के चलते हैं चार्ज है। तो जब इस दूरी को जब आप घटाइएगा, क्या करना है, यहाँ पे दूरी को कम करते हैं तो दूरी को जैसे ये बटा में है, इसको कम कीजिएगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। ये आपका अंश हर वाला भाग को आप क्या कीजिएगा, कम कीजिएगा तो ये आपका अंश वाला वैल्यू बढ़ती है, समझ रहे हैं, क्योंकि जो यू है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है, ठीक है। तो यू आपका व्युत्क्रमानुपाती है आर के। तो ये आपका जैसे आर दूरी को घटाइएगा तो यू का मान बढ़ेगी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विभव प्रवणता बराबर होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। तो विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है E = -dV/dx हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -dV/dx। देखिए -dV/dx, तो यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है, तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन माइनस लगा के -dV/dx, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य किसी परावैद्युत पदार्थ द्वारा बिना विद्युत भंजन के झेला जा सकने वाला अधिकतम विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला E = हम लोग डिफाइन करते हैं V/d, ठीक है। V क्या है, विभव है, और D मोटाई होता है, दूरी होता है। इसका SI जो मात्रक हो जाता है, SI मात्रक ये होता है वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है। तो वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है वो आपका 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इतना 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। वायु की परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र है जिसे वायु बिना आयनित हुए सहन कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ।
जैसे जब विद्युत क्षेत्र इस मान से अधिक हो जाता है तो वायु में विद्युत भंजन हो जाता है, जिससे चिंगारी उत्पन्न होती है और हवा बिजली का चालन करने लगती है। ठीक है, इससे अधिक आप क्या है कि विद्युत क्षेत्र का मान इससे अधिक हो जाता है तो वायु का जो विद्युत भंजन हो जाता है, और जैसे चिंगारी है ना, दो चीजों के बीच जो चिंगारी है वो उत्पन्न होने लगती है और जो हवा बिजली का चालन करने लगती है। इससे ज्यादा आप विद्युत क्षेत्र कीजिएगा तब। ठीक है, यही मतलब होता है परावैद्युत सामर्थ्य का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंट? देखिए विद्युत धारिता का सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, C इक्वल टू होता है Q अपॉन में V। ठीक है, इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है आपका फैराड। क्या होता है? फैराड। या अन्य मात्रक हम लोग बोल सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलम अपॉन में वी का मात्रक वोल्ट, तो कूलम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं या CV इनवर्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसका तो ऐसा मात्रक पूछा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फैराड होता है। कूलम किसका मात्रक होता है? तो कूलम आपका आवेश का हो जाता है। ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट विद्युत विभव का हो जाता है, विद्युत विभव का हो जाता है। हेनरी किसका मात्रक होता है? तो हेनरी स्वप्रेरक का हो जाता है, स्वप्रेरक का मात्रक हो जाता है, स्वप्रेरक का मात्रक हेनरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र है। फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, समांतर पट्टिका संधारित्र का जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो C इक्वल टू क्या होती है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D हो जाता है। ठीक है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये फॉर्मूला हो जाता है यदि प्लेट के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ है, मतलब इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ हम लोग रखे हुए हैं। ठीक है, उसका जो धारिता जैसे परावैद्युत है, डाइलेक्ट्रिक है, तो उसका मान जो K मान लेते हैं तो उसका धारिता K गुना बढ़ जाती है, तो इसका उस संदर्भ में K इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D फॉर्मूला हो जाती है। ठीक है, यदि संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा होता है तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। इसका आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन में 2 CV स्क्वायर हो जाता है, 1 अपॉन में 2 CV स्क्वायर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1/2 CV स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 2C भी लिखा जा सकता है, Q स्क्वायर अपॉन में 2C। कैसे चेंज करते हैं? तो C इक्वल टू Q अपॉन में V, यही सबको इसी से फॉर्मूला से हम लोग इसको चेंज करते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक चीज़ और भी, 1 अपॉन में 2Q भी लिखा जा सकता है इसी फॉर्मूला को। ठीक है, इसी फॉर्मूला से हम लोग चेंज किए हैं सबको। समझ गए इस बात को? अब जो एक और भी यहाँ से फॉर्मूला याद कीजिएगा, जो संधारित्र होता है उसका ऊर्जा घनत्व का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला आप लोग देखिएगा वो आपका हो जाता है 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यह आपका ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और संधारित्र में संचित ऊर्जा यही होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को देखे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।